दोस्तों नमस्कार, अभिनंदन, आभार। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू आवर चैनल, योर ऑनलाइन पार्टनर, एंड वेलकम इन मैथ्स क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा पे। तो अलजेब्रा से सीटेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों में क्वेश्चन आता है, और 3 से 4 क्वेश्चन तो जो भी सेशन में एग्जामिनेशन होता है उसमें तो रहता ही रहता है। तो ये और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये जो कंसेप्ट है आपका थ्रू आउट द मैथ्स जो है ये यूज़ होता है। तो इस पर, और इससे पहले हमने 3 चैप्टर कवर कर लिया। इससे पहले सर्ट्स कंप्लीट किया था हमने, और उससे पहले नंबर सिस्टम था, एलसीएम एचसीएफ था। ये 3 चैप्टर कवर करने के बाद हम लोग फाइनली अलजेब्रा में आए हुए हैं। अलजेब्रा का जो फार्मूलाज था या फिर आपका जो लॉ ऑफ इंडिसेस था वो हमने पहले डिस्कस कर दिया था। बाद में नेक्स्ट क्लास में इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अलजेब्रा का जो है पार्ट, तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे जस्ट सिंपल जो इंट्रोडक्शन होता है अलजेब्रा का उस बारे में। जैसे अलजेब्रा को जब हम कहते हैं कि अलजेब्रा, वैसे इसको होता है बीजगणित, हिंदी में कहते हैं बीजगणित। तो अलजेब्रा जैसे ही कहते हैं आपके दिमाग में इक्वेशन आ जाता होगा कि अच्छा x+2 या फिर x² + 5x + 3 = 0, ये इक्वेशन आपके दिमाग में चलने लगता होगा। या फिर कोई फार्मूला आपके दिमाग में चलने लगता होगा कि अच्छा अलजेब्रा में वो फार्मूला था a + b का होल स्क्वायर = ये। तो ये सब है। और यहाँ पे थ्रू आउट द मैथ आपको जो है कुछ सपोज कर लेते थे x, और उसके बाद उसको इक्वेशन सॉल्व करते थे। तो पूरा मैथ तो इक्वेशन पे ही चलता है। तो ओवरऑल तो अलजेब्रा जैसे ही हम आपको कहते हैं तो बात हो जाती है कि वेरिएबल की। जैसे कोई इक्वेशन यदि आपका है 2x + 3 = 0, तो ये जो इक्वेशन है इसमें जो x कहा जाता है इसको वेरिएबल, ये कहा चर राशि कहा जाता है, चर राशि। तो बाय द वे वेरिएबल यूज होता है ज़्यादातर, तो x वेरिएबल हो जाता है। यदि कोई ऐसा इक्वेशन हो जिसमें x भी और y भी है, फॉर एग्जाम्पल x + y = 3, तो इस इक्वेशन में कितना वेरिएबल हो गया? 2, x और y। और जो जैसे x + y = 3, तो 3 जो है इसको कहा जाएगा कांस्टेंट टर्म, जो है नियत राशि। तो और x और y का जो है डिफरेंट इक्वेशन में जो है वेरिएबल का वैल्यू अलग अलग निकलेगा, लेकिन जो कांस्टेंट है वो हमेशा 5 का मतलब 5, किसी भी इक्वेशन में हो तो वो 5 ही। तो यही हुआ वेरिएबल x और y, या फिर 3 वेरिएबल का इक्वेशन है x y z, वो हो गया आपका। तो कांस्टेंट टर्म हो गया। जैसे कोई सिंपल एक इक्वेशन लिखते हैं x + y + c, जनरल इक्वेशन लिखे, तो x क्या है, y क्या है, वेरिएबल, और c क्या हो गया आपका कांस्टेंट टर्म। तो इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। या फिर कोई दूसरा इक्वेशन लेते हैं x² + 5x + 6, तो ये भी जो इक्वेशन है इसमें एक ही वेरिएबल है x है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक का स्क्वायर है, एक का पावर 1 है, एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो उस बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाय द वे मैथ्स में अलजेब्रा में यूज होता है एक्सप्रेशन और इक्वेशन, दो। एक्सप्रेशन को हिंदी में कहते हैं एक व्यंजक, इक्वेशन को कहते हैं समीकरण। ये बहुत यूज होता है। इसका मतलब देख लीजिए क्या है। इक्वेशन, एक्सप्रेशन हो गया जैसे कोई भी समीकरण, ये हो गया व्यंजक ये समीकरण। इक्वेशन तो आप बार बार हम लोग इक्वेशन टर्म का यूज करते ही हैं। जैसे मान लीजिए x² + 5x + 6 = 0, ये आपका। तो जब = आ गया तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। यहाँ से आप इक्वेशन को सॉल्व करके x का मान निकाल सकते हैं। और यही यदि हम सीधा कर दें x² + 5x + 6, ये क्या हो गया, ये केवल एक एक्सप्रेशन हुआ। इसमें इसका फैक्टर कर सकते हैं, लेकिन x का वैल्यू इसमें नहीं निकाल सकते। कैसे निकालिएगा, = 0 तो है ही नहीं। तो इस तरह का जो भी कुछ होता है जिसमें = नहीं है तो उसको एक्सप्रेशन कह देते हैं, जिसमें = है उसको इक्वेशन। अच्छा, एक्सप्रेशन को कई जगह पॉलिनोमियल यूज होता है। बाय द वे बात एक ही है, थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है, लेकिन
हम लोग जब बात करेंगे तो यदि कहीं एक्सप्रेशन दे दिए या फिर कहीं पोलिनोमियल दे दिए, एक्सप्रेशन का मतलब जो हो गया ये हो गया, पोलिनोमियल का हो गया आपका कि आपका एक्स का पावर 1 हो भी सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है। तो कुल मिला के इनवेरिएबली दोनों इक्वेशन को जो है दोनों बात एक ही है, पोलिनोमियल बोलिए एक्सप्रेशन बोलिए, उस पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पोलिनोमियल और एक्सप्रेशन ये हो गया, और इक्वेशन जो हो गया आपको जिसमें इक्वल टू 0 हो। इस तरह के इक्वेशन कई बार देखते होंगे आप लोग कि इसको सॉल्व करना होता था, x इक्वल टू क्या होगा, वो भी हम लोग आज देखेंगे। चलिए, अब जैसे ले लेते हैं लीनियर इक्वेशन। अच्छा, लीनियर पोलिनोमियल ले लीजिए, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल का मतलब हो गया जैसे आप x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसमें x का पावर जो है 1 है। लीनियर पोलिनोमियल विथ 1 वेरिएबल, जैसे आपका हो गया x प्लस 3 इक्वल टू यदि 0 बोल दिए तो ये हो गया आपका लीनियर पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, ये हो गया रैखिक व्यंजक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें जो क्या होगा, x का जो पावर होगा वो 2 हो जाएगा, मैक्सिमम पावर जो होगा x का 2 हो जाएगा, बस 3 इक्वल 0। x का जो मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पे 2 है, तो ये जो होगा क्वाड्रेटिक कहेंगे। यही यदि किसी इक्वेशन में x का वैल्यू जो होगा यदि 3 हो जाए तो उसको कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। अच्छा, इक्वल टू 0 यदि कर देते हैं समीकरण हो जाता है, तो लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं यदि इक्वल टू 0 कर दिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल या क्यूबिक इक्वेशन कह देंगे यदि हम इक्वल टू 0 लिख देते हैं। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर क्या है 3, इसलिए इसको क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे, या फिर केवल यदि एक्सप्रेशन रहे तो इसको कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। ये जो है मैक्सिमम पावर जो कितना यहाँ पे 2 है, जिसको क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। यदि किसी इक्वेशन में x का मैक्सिमम पावर यदि 2 है तो क्वाड्रेटिक, x का मैक्सिमम पावर यदि 3 है तो क्यूबिक, x का यदि मैक्सिमम पावर 4 रहे तो क्या कहेंगे बाय क्वाड्रेटिक कहा जाता है। इसका यूज किया जाता है बाय क्वाड्रेटिक। x टू द पावर 4 यदि किसी इक्वेशन में, वैसे उतना जरूरत पड़ता है नहीं। और लीनियर में जो है आपको रैखिक समीकरण जो भी हो गया या रैखिक व्यंजक जो हो गया, तो उस केस में जो है आपका क्या हो जाएगा, x जो है उसका मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बाय द वे यदि कोड डिफरेंस यदि आप देखने के लिए जाएं पोलिनोमियल और एक्सप्रेशन में, पोलिनोमियल का अर्थ होता है बहुपद। जैसे पोलिनोमियल में यदि एक पद है तो एक पदी, 2 पद है तो द्विपदी, 3 पद, जैसे इसमें 2 पद है, x भी है एक 3 है, तो इसको पोलिनोमियल कहेंगे। और यही यदि एक्सप्रेशन यदि है तो कोई भी एक टर्म का हो 2 टर्म का हो, तो इसलिए हम कहते हैं बार बार कि इनवेरिएबली दोनों एक ही बात है। ठीक है, पोलिनोमियल, बस आपको डिफरेंस करना है इक्वेशन के रूप में। इक्वेशन यदि इक्वल टू 0 हो गया तो वो एक इक्वेशन कहलाएगा, और यदि ये हटा दिए तो हमारा पोलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए लीनियर इक्वेशन। आपने देखा लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण, ये आसान है। यदि कोई इक्वेशन यदि आपको दिया रहे कि x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x का जो है एक वैल्यू निकलेगा -5। ठीक है, तो ये इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा आसान होता है। ठीक है, यदि मान लीजिए कि कोई भी बता दे कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 5, तो यहाँ से भी आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। ये वैल्यू जो है इक्वेशन थोड़ा आसान होता है निकालना। और बाद में जो आपका रूल्स होता है, यदि लेफ्ट साइड में माइनस है तो उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, लेफ्ट साइड में यदि गुना है तो उस साइड जाके भाग हो जाएगा, लेफ्ट साइड यदि भाग है तो उधर जाके गुना हो जाएगा।
इधर यदि स्क्वायर रहेगा तो उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, इधर यदि स्क्वायर रूट है तो उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका। तो ओवरऑल लीनियर इक्वेशन जो है, रैखिक समीकरण, उसको सॉल्व करना बहुत ही आसान लगता है। ठीक, अब दिक्कत क्या होता है, अब लीनियर के बाद आ जाए क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक हो गया द्विघातीय समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा, जैसे आपका मान लीजिए कोई फॉर्मेट है आपका ax² प्लस bx+ c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। तो इस तरह का, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, x² - 5x + 6, ये इक्वेशन ले ली। तो इस इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। इसी को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते थे, इसको फैक्टराइज करते थे, मेथड देखेंगे अभी हम लोग। तो फैक्टराइज करते थे और x का 2 वैल्यू आ जाता था, x माइनस समथिंग इंटू x माइनस समथिंग करते थे इक्वल टू 0, तो x का 2 वैल्यू आ जाता था। उसी तरह से क्वाड्रेटिक हो गया, यदि पावर मैक्सिमम पावर जो 2 रहे तो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करना सीखते थे। थर्ड आ जाइए क्यूबिक इक्वेशन पे। क्यूबिक में क्या प्रॉब्लम है, इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए क्यूबिक इक्वेशन बहुत कम देगा आपको सॉल्व करने के लिए। इसको सॉल्व, ये सबसे हो गया आपका इजी सॉल्व करने में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका हम लोग देखेंगे, और क्यूबिक इक्वेशन एग्जामिनेशन में आता भी नहीं है और सॉल्व करने का तरीका भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। तो इस वजह से इसको भी हम लोग सॉल्यूशन जो है कुछ स्पेशल फॉर्मेट रहे उसके बाद इसका सोल्यूशन कर पाते हैं हम लोग क्यूबिक इक्वेशन का, इसको भी छोड़ दीजिए। तो लेके चलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को का जो x का वैल्यू निकलेगा उसको सॉल्व करने का क्या क्या तरीका होगा। तो यहाँ से एक बात देखिए, लीनियर इक्वेशन यदि है, x का पावर यदि 1 रहे तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन x का मैक्सिमम पावर कितना है, 2, x का वैल्यू निकलेगा 2। क्यूबिक इक्वेशन है, मतलब x³ से मैक्सिमम पावर x³ होगा, तो उस केस में क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू जो होगा जो आपका क्या हो जाएगा 3। ठीक है, x का वैल्यू जो होगा आपका कितना निकलेगा, 3। तो लीनियर इक्वेशन में एक सोल्यूशन x का एक वैल्यू निकलेगा, क्वाड्रेटिक में 2 वैल्यू निकलेगा, क्यूबिक x³ है तो उसका 3 वैल्यू निकलेगा, मतलब 3। और इक्वेशन के संबंध में कहा जाता है कि यदि इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा, जो भी x का वैल्यू, उसको कई बार रूट कहते हैं कि रूट ऑफ दिस इक्वेशन, रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, या फिर रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन 1, क्वाड्रेटिक केस में 2, क्यूबिक के इक्वेशन के केस में 3। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर x-2² इक्वल टू 0। बेसिकली इसको जब ब्रेक करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, x² - 4x + 4 इक्वल टू 0। तो बोलिए कि x-2 का होल स्क्वायर का जो होगा सॉल्यूशन, x का वैल्यू कितना आएगा, तो ये देखना आसान है, x का वैल्यू 2 आएगा। ठीक है, तो लेकिन क्या है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो आप जो सोच रहे हैं कि x का वैल्यू एक ही है, 2 नहीं, x का वैल्यू भी 2 है। यहाँ पे 2 वैल्यू है, लेकिन दोनों वैल्यू इक्वल है। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि 2 से 1, 2 ये लिखे या ये लिखे, बात तो एक ही है। तो नंबर ऑफ रूट्स जो होगा 2 ही होगा, लेकिन दोनों का जो वैल्यू है वो इक्वल है इस केस में। ठीक है, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे देखते हैं कि द्विघातीय समीकरण जो है कैसे सॉल्व किया जाता है। ओवरऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय, क्लियर नाम से लगता है कि जो घात है वो पावर जो होगा 2 होगा, द्विघातीय समीकरण। ठीक है, जैसे यदि कोई इक्वेशन रहे ax² + bx + c, यहां से हमको x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू क्या क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे करना क्या होता है, b को इस तरह से ब्रेक करिए, b1 और b2 इस तरह से 5 है जैसे,
ऐसे ब्रेक की 2 + 3 5 या 1 + 4 ब्रेक कर सकते हैं। तो बी जो वैल्यू है उसको इस तरह से ब्रेक करिए जो B1 और B2 हो, मतलब B जो हो इक्वल टू क्या हो जाए B1 + B2 एंड B1 और B2 गुना करने के बाद B1 और B2 गुना करने के बाद आपका आ जाए AC। ठीक है, B को इस तरह से ब्रेक करना है B1 और B2 में कि B1 + B2 होने के बाद B हो जाए और B1 × B2 होने के बाद क्या हो जाए A × C, AC हो जाए। देखेंगे क्वेश्चन तो पूरा क्लियर होगा। तो बेसिक मेथड ये है हमारा। जैसे हम कोई एक इक्वेशन लिखते हैं x² - 9x + 45। सर यहाँ पे आप 20 लिख दीजिए। एक ऐसा इक्वेशन लिखते हैं इसका सोल्यूशन आसानी से आ जाए। तो x² - 9x + 20 = 0 है। इसको देखिए 9x को हम इस तरह से ब्रेक करना चाहते हैं कि ये -4x और -5x, ये देखिए। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन जो है आपका जो -9x जो है वो दोनों को जोड़ने के बाद मिल जाएगा आपको -4x + -5x -9x, और B1 × B2 इस दोनों को जब आप गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 20x², तो 20 × x²। ठीक है, या फिर यदि सीधा देखते हैं B1 यदि हम उसको -4 -5 लिख देते हैं तो वो भी देखिए -4 × -5 जोड़ने के बाद -9 और -4 × -5 क्या हो जाएगा 20 × 1, है कि नहीं। तो इस तरह से आप उसको, इसका मतलब सही है आपका ब्रेक करना। जब आपका ब्रेक करना सही है तो आप कुल मिला कैसे लिखिएगा -4x - 5x + 20 = 0। इसको गुना करने के बाद +20 आ जा रहा है और जोड़ने के बाद जो है -9x हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो है फैक्टराइज सही है। अब क्या करना है यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए, x - 4, यहाँ पे -5 कॉमन ले लेते हैं x - 4। ठीक है, यहाँ से कह सकते हैं कि x - 4 × x - 5 = 0। जब x - 4 × x - 5 0 हो गया मतलब क्या हो गया x का वैल्यू 4 या 5। x का वैल्यू या तो 4 हो सकता है, कैसे लिखेंगे इसको बेसिकली, अच्छा 4 और 5। बेसिकली जब x - 4 × x - 5 = यदि 0 हो तो x - 4 = 0/x - 5 लिख सकते हैं। 0 बाय कुछ भी रखिए वैल्यू क्या हो जाएगा 0 ही, मतलब ये 0 हो गया। तो यहाँ से आप कह सकते हैं x = 4। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए कंडीशन कि x - 5 को 0/x - 5 को हमने 0 किया। ठीक है, लेकिन x = हम लोग 5 नहीं रख सकते इस केस में। जब आप x = 4 कैलकुलेट कर रहे हो तो x = 5 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि यदि 5 रख दीजिएगा तो वैल्यू जो क्या हो जाएगा आपको 0/0, 0/0 क्या हो गया इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट में आ गया, तो नहीं रख सकते। तो जब x/4 होगा तो उस समय x = 5 नहीं होगी, है ना। और इसी तरह से यहाँ से यदि लाए यदि x = 5 होगा तो उस समय में x = 4 नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए x का जो वैल्यू आता है हम लोग कहते हैं आइदर 4 और 5। तो जब 4 लेंगे तो उसमें 5 नहीं ले सकते, जब 5 लेंगे तो उसमें 4 नहीं। एक साथ जो आप ले लीजिएगा, बोलिएगा कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 4 और 5 नहीं, 4 और 5 इसको इस तरह से कहेंगे, या तो 4 या तो 5। ठीक है, एट ए टाइम दोनों जो है संभव नहीं है। तो x का वैल्यू जो हो गया यहाँ पे, अब ब्रेक करने के बाद x का वैल्यू एक समय में 4 आया जब, और एक समय में क्या आ गया 5। तो x² - 9x + 20, इस केस में क्या हो गया x का वैल्यू हो गया 4 और क्या हो गया
और 5, या तो ये या तो ये, या तो x इक्वल टू 4 या तो x इक्वल टू 5। अब 4 5 वैल्यू को, ये जो हुआ, हम इसको रूट्स ऑफ द इक्वेशन कह सकते हैं। रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या बोल सकते हैं इसको? 4 और 5 दो रूट हुआ। 4 और 5 बोलने का क्या मतलब हुआ कि यदि आप x इक्वल टू 4, यदि इसका रूट्स है, इसका सॉल्यूशन है x इक्वल टू 4, तो इस इक्वेशन में यदि आप बिठाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 में, तो क्या हो जाएगा? 0। मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 4 यदि आप किसी इक्वेशन में, आप यदि इसको इक्वेशन में रख दिए x इक्वल टू 4, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। इसलिए कहते हैं कि x इक्वल टू 4 जो है एक सोल्यूशन हुआ। दूसरा, यदि आपका वैल्यू आया हुआ x इक्वल टू 5, यदि 5 रख दीजिएगा इस इक्वेशन में, तो भी इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू इस केस में भी 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको क्या देख रहे हैं कि एक द्विघातीय समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास दो रूट आया, x का दो वैल्यू आया, एक वैल्यू 4 है यहाँ पे, दूसरा वैल्यू 5 है, तो इसको कह सकते हैं कि x का दो रूट आया। ठीक है, दो रूट। रूट का क्या मतलब होता है? यदि इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में रख दें तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। x का वैल्यू यदि आप 4 रख दीजिएगा, देखिएगा 0 आएगा, 5 रखिएगा 0 आएगा। उसके अलावा x का कोई भी वैल्यू आप रखिएगा तो इसका जो वैल्यू है वो 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये निकलता है कि जो रूट्स आता है, रूट्स को आप इक्वेशन में रख देने के बाद इक्वेशन का वैल्यू जो है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जो है वो आपको 0 हो जाता है। ठीक है, बस यही। तो कुल मिला के यहाँ पे यदि दो इक्वेशन आया है, यदि हम इसका दो रूट को हम लोग यदि अल्फा और बीटा बोल दें, अल्फा इक्वल टू 4, बीटा इक्वल टू 5, दो रूट ये यूज होता है, तो हम लोग अल्फा बीटा आप कुछ भी रख सकते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 रख सकते हैं। तो अल्फा बीटा, अल्फा एक रूट हो गया, जो दो वैल्यू आया आपका, एक वैल्यू को बोल दिए 4, एक दूसरे वैल्यू को बोल दिया हम 5। ठीक है, चलिए अब ये हुआ आपका। तो अब और एक इक्वेशन ले लीजिए जिसको सॉल्व करके आप देख पाएंगे। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, हमारे पास ये इक्वेशन है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? 5 को ब्रेक करेंगे कैसे? -2 -3, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 लिखना ज़्यादा बेटर है। x का वैल्यू हो जाएगा कितना? 2 और 3। मतलब एक रूट यदि 2 होगा, दूसरा रूट क्या हो जाएगा? 3। मतलब ये हो गया कि 2, इस वैल्यू में x के जगह पर यदि 2 रख देंगे तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, 3 रख देंगे इसका वैल्यू 0 आएगा। इसका मतलब बाकी कुछ भी रखने के बाद जो है आपका 0 नहीं होगा। ये तो हो गया। अब बात है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आप इसका सॉल्यूशन निकालें, राइट? अब हम ये जानना चाहते हैं कि यदि ये दो वैल्यू रहे तो इससे आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो यदि कोई आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, और इसका रूट जो है एक अल्फा है और एक बीटा है, तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे आप? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आप देख पाएंगे। अच्छा, इस कंपेरिजन को हम बाद में करते हैं। तो यदि अल्फा बीटा रूट हो तो हम यहाँ से इक्वेशन बना सकते हैं कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, मतलब ये हो गया कि हमारे पास अब क्या है, यहाँ से हम इक्वेशन ले लेते हैं। इक्वेशन ले रहे थे, अब हम क्या लेते हैं? दो वैल्यू ले लेते हैं, एक्स का वैल्यू 2 और 3, मतलब अल्फा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू 3। तो
इससे आपको जो इक्वेशन फॉर्म करना है, तो कैसे इक्वेशन फॉर्म करिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना 2 + 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हैं कि हमारा इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया आपका 2 × 3 6 = 0। ये हमारा इक्वेशन हो गया। क्लियर? तो अल्फा बीटा यदि दो रूट हो तो वहां से हम लोग इक्वेशन ये नोट कर लीजिए, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। क्लियर? तो कुल मिला के बात ये हुई कि यदि आपका यदि कोई इक्वेशन है तो वहां से आप x का 2 वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और यदि आपका वैल्यू दिया हुआ रहे तो भी आप उससे वहां से इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक लेते हैं हम लोग x² प्लस x माइनस 20 इक्वल टू 0। यहां से आप इसका वैल्यू निकालिए, क्या हो जाएगा आपको, ब्रेक करिए, x² माइनस 5x प्लस 5x माइनस 4, 5x माइनस 4x x हो जाएगा, और 5 इंटू माइनस 4 गुना करने के बाद क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा। मतलब हम जो ये फैक्टराइज किए हैं हमारा ठीक है। x कॉमन ले लिए हम लोग, x प्लस 5 माइनस 4 कॉमन ले लिए, x प्लस 5, यहां से क्या हो गया x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, यहां से हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 4 और -5। ठीक है, अब यहां पे देखिए, तो यहां पे 2 रूट हो गया, अल्फा 4 बीटा -5। इक्वेशन बनाने के लिए बोलेगा तो इक्वेशन बना देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 माइनस 5 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -20 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, x² प्लस x माइनस 20 इक्वल टू 0। ये तो हमारा इक्वेशन था यहाँ पे। तो इक्वेशन से आप रूट निकाल सकते हैं, रूट से जो है आप इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे और क्या देखें हम लोग कि जो रूट निकल रहा है वो वैल्यू इसमें पुट करने के बाद जो है इक्वेशन, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। 5 या जो भी रूट आपका निकलता है वो आपको इसमें देने के बाद दोनों तरफ जो है आपका सेटिस्फाई करेगा। इधर 0 है तो इधर का वैल्यू भी 0 आएगा, इसलिए इसको हम लोग रूट कहते हैं। ठीक है, यहाँ से और एक क्या देखने वाली बात है कि ये जो हम लोग फैक्टर लाए x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5, फैक्टर करने का ये जो तरीका है x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, ये यहाँ पे भी आप ला के रख सकते हैं। मतलब उसको यदि कहीं पे आपको क्वेश्चन में आ जाए कि इसका एलसीएम 2 इक्वेशन है, 2 एक्सप्रेशन है, उसका एलसीएम या एचसीएफ निकालना है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। सिंपली जब आप एलसीएम एचसीएफ करते थे नंबर सिस्टम में 2 नंबर का, तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ता था, फैक्टराइज करना पड़ता था। और इस एक्सप्रेशन में भी जो अलजेब्रा में यदि आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना पड़े तो क्या करना पड़ेगा, इसको जो है यहाँ पे जो है फैक्टराइज इस तरह से करते हैं, दूसरे को फैक्टराइज करेंगे, वहाँ से जो कॉमन निकलेगा वो एचसीएफ हो जाएगा, और दोनों मिला के जितना होगा वो एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब देखिए कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, और यदि x इक्वल टू अल्फा हो और x इक्वल टू बीटा, इसका 2 एड है, तो आप यहाँ से जो है अल्फा x की जगह अल्फा रख के एक इक्वेशन बना सकते हैं, बीटा रख के एक इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये अल्फा और बीटा निकालने का हुआ कि हम लोग ब्रेक करके निकालते थे। इन केस कभी कभी होता है कि ब्रेक नहीं हो रहा है, तो क्या किया जाएगा, कुछ तो मेथड होना चाहिए। उसके लिए मेथड है श्रीधर आचार्य। ये क्या मेथड है,
कि यदि आपका कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो x का जो वैल्यू होगा, दो वैल्यू होगा, एक होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर, कहाँ से आता है ये हम आपको प्रूव कर सकते हैं, वैसे भी उसकी ज़रूरत है ही नहीं आपको, और एक माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, यदि आपका इक्वेशन में ये जो फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे आप, तब तो हमको सीधा x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कि जैसे आप ब्रेक करते हैं 2 4 1 3, यदि कहीं पे x का वैल्यू 1/2 रहे 3/4 रहे तब क्या करिएगा आप, आपको तो पता नहीं है कि 1/2 प्लस 3/4 करने से वो आ जाएगा। तो उस तरह के केस में जहाँ पे आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे, तो यहाँ पे x का वैल्यू जो है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट डिवाइड बाई 2a, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो एक बार यहाँ पे प्लस है, एक बार माइनस है, तो कभी कभी दोनों को एक साथ भी कंबाइन करके लिख देते हैं हम लोग। प्लस माइनस यदि हम लोग दे दें तो एक बार प्लस एक बार माइनस, यहाँ से आप इसी में आपका आप सारा बात कह दिए कि दो होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे यदि दो रूट है अल्फा और बीटा, इस इक्वेशन का दो रूट है अल्फा और बीटा, तो एक अल्फा का वैल्यू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और बीटा के वैल्यू माइनस लेके बना देते हैं। ठीक है, बीटा के वैल्यू जो हम लोग माइनस बी लिख के बना दी। तो यहाँ से इस फॉर्मूला का जो नाम है आपका श्रीधर आचार्य नाम है। तो यदि ये थोड़ा लंबा लग रहा है देखने में, इसको यदि एक नाम दे दें हम लोग, डी नाम दे देते हैं, डी इज इक्वल टू हम लोग यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac कह दें तो हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, या अल्फा लिख दिए तो बीटा रख दीजिए माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। ठीक है, अब देखिए इसको किसी फॉर्मूला में कैसे आप अप्लाई करेंगे सीधा। तो ये हमारा दो रूट निकालने का तरीका हो गया इस तरह से। अब फॉर्मूला में कैसे आप अप्लाई करिएगा, यदि कोई आपको इक्वेशन दे दिए, मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, हम अपने मन से इक्वेशन लिख लिए, इसमें आपको x का वैल्यू जो है आपको निकालना है, मतलब इसका दो रूट निकालना। आप यहाँ से फैक्टराइज कर सकते हैं, इट्स ओके। हम चाहते हैं कि इसके हेल्प से बनाइए, हम इसका फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या बनाएंगे, तो इसको कंपेरिजन किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा जनरल इक्वेशन है। ठीक है, जब दोनों को कंपेरिजन करिएगा तो a की जगह पे यहाँ पे क्या है 1, a की जगह 1, b की जगह क्या है देखिए -5, और c की जगह क्या है 6। कंपेरिजन कर लिए, और जब ये हो गया तो आप सीधा x का वैल्यू बिठा दीजिए। x का वैल्यू क्या बिठाइएगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 4ac, 4 इंटू 6 इंटू 1, 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2a, एक की जगह पे क्या है आपका 1 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -5 माइनस ये प्लस हो गया 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24, एक का रूट 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ से देखिए एक बार आप प्लस करिएगा एक बार माइनस करिएगा, जब प्लस करेंगे तो 5 प्लस 1 6/2, एक वैल्यू आपका आ गया 3, यहाँ से एक वैल्यू आपका क्या आ गया 3, और दूसरा वैल्यू जो है आपका क्या हो जाएगा 5 माइनस 1/2, 4/2 इज इक्वल टू 2। यही तो आप यहाँ पे फैक्टराइज करते थे, है कि नहीं, कि -3 -2, यही तो आप फैक्टराइज करते थे। इसको जो हम लोग यहाँ से वैल्यू हम लोग निकाल लिए बाय हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। ठीक है, अब देखिए, तो जहाँ भी आप फैक्टर करने में दिक्कत लगे या फिर फैक्टर नहीं हो पा रहा हो तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू जो है क्या रखेंगे
एक्स का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2a, जहाँ पे d जो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यदि d जीरो हो जाएगा, यदि d जीरो हो जाए तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस, यही तो होगा, प्लस माइनस जीरो हो जाएगा। मतलब क्या, दोनों का वैल्यू एक ही हो गया, माइनस बी बाई 2a। मतलब जो दो रूट निकला, दोनों रूट जो है आपका इक्वल हो गया, दो वैल्यू जो अल्फा बीटा निकलेगा दोनों इक्वल हो जाएगा। यदि d ग्रेटर जीरो हो, ये जो d है यदि ग्रेटर जीरो हो, इस केस में क्या हुआ, रूट्स आर इक्वल, दोनों रूट जो हुआ बराबर हुआ। यदि d ग्रेटर जीरो हो तो d का तो कुछ वैल्यू नहीं आएगा, जीरो से बड़ा होगा, कुछ रूट आएगा, लेकिन दोनों में प्लस माइनस होना, दोनों अलग अलग हो जाएगा, एक बड़ा हो जाएगा एक छोटा हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, यदि d ग्रेटर जीरो हो तो रूट्स जो होगा इक्वल नहीं होगा, रूट्स आर अनइक्वल। ठीक, थर्ड कंडीशन आपका यदि d लेस देन जीरो हो जाए। अब सोचिए यदि d लेस देन जीरो हो जाए तो रूट आप निकाल पाएंगे क्या? मेथड है अलग, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम लोग करते थे, लेकिन जो अप टू 10th क्लास तक तो इसका हेल्प सॉल्यूशन तो आप खोज नहीं पाएंगे कि निगेटिव नंबर का रूट क्या होगा, -5 का रूट क्या होगा। यदि d निगेटिव नंबर हो तो इसका रूट तो हो नहीं पाएगा, हम लोग कर नहीं पाएंगे, तो जो होगा नो रूट्स पॉसिबल। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, नो रूट्स पॉसिबल। इसका रूट जो है हम लोग सोल्यूशन नहीं कर सकते हैं यदि d लेस देन जीरो आ जाए। d इक्वल टू जीरो तो रूट्स आर इक्वल, और d इक्वल ग्रेटर जीरो तो रूट्स आर अनइक्वल। d लेस हो गया तो निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये रहा आपका। तो नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे यहीं से कि ये जो आपका हुआ, अब आपका एक होमवर्क रहा कि x का जैसे दो वैल्यू है, एक हो गया आपको माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2a प्लस दे देते हैं, बीटा जो हो गया माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। ठीक है, तो यहाँ से आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा, ये आपको जो है निकाल के लाना है। और यहाँ से जब ये दोनों आ जाए तो अल्फा माइनस बीटा जो होगा उसका वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से भी हम लोग सॉल्व करके अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको नेक्स्ट डे हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और आज के लिए इतना ही। और यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग देखेंगे ये देख लेंगे उसका, इसका रिमाइंडर थ्योरम है कि बिना भाग दिए हुए, हम लोग एक दिन चर्चा किए थे नंबर सिस्टम में कि बिना भाग दिए हुए किसी नंबर से को कैसे पता चलेगा कि रिमाइंडर कितना है। तो इस तरह से इसमें भी है आपका अलजेब्रा में भी कि रिमाइंडर थ्योरम है, शेषफल प्रमेय, वहाँ से हम लोग वो देख लेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जो बचा हुआ है उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।